तो देखिए प्लीज, सवाल क्या है इस बार। पिछले क्वेश्चन की ही कॉपी है। बिटवीन द फिक्स बाउंड्री थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, there is a two-dimensional liquid motion due to a source at this point and a sink at the origin, absorbing water at the same rate as the source produces. इस लाइन का क्या मतलब होता होगा? से दोनों की स्ट्रेंथ सेम लेंगे m और एक की हाँ, माइनस एक m। बस प्लस माइनस का अंतर है, बिल्कुल। तो आपको एक तो स्ट्रीम फंक्शन बताना है और दूसरा बच्चों, वन ऑफ द स्ट्रीम लाइंस। सारे स्ट्रीम लाइन के बारे में बातचीत की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन ये भी होगी, ये बताना है। और ये वाकई बहुत आसान सवाल है। आप शुरुआती स्ट्रक्चर बनाए पहले कि भाई ऐसा कुछ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आर इक्वल टू सी और थीटा इक्वल टू अल्फा है, और पाई बाई सिक्स का मतलब कुछ ऐसा है। उतना अच्छा बना नहीं, तो माइनस पाई बाई सिक्स से प्लस पाई बाई सिक्स के बीच है। कहीं पर एक पॉइंट होगा, मान लो एक। तो ये जो है यहाँ पर आर तो सी दूरी है और थीटा अल्फा है, अब आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर एक सोर्स है और सिंक ओरिजिन पर है माइनस एम। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, जैसा अभी दीपक ने कहा था। ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं यहां से यहां तक, जीटा इक्वल टू जेड क्यूब। तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। आर ई टू द पावर आई फाइव इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा का होल क्यूब। तो बच्चों, जो आर दूरी है वो स्मॉल आर क्यूब के बराबर होगी, और जो फाइव है वो थ्री थीटा के बराबर होगी। तो अगर थीटा प्लस माइनस पाई बाई सिक्स है, तो यहां से जो फाइव होगा वो प्लस माइनस पाई बाई टू आ जाएगा। तो जो नया सिस्टम है उसमें, सॉरी एक्स वाई नहीं, ये जाई होगा, और जो वाई लिख दिया था मैंने गलती से वो ईटा होगा, ये जीटा प्लेन है। तो इसमें जो हमारा फाई है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक आ रहा है। ठीक हो गया। तो अब अगर आपके पास कोई पॉइंट यहाँ पर जो था नए सिस्टम में, सपोज उसका आप ए वन नाम दे दीजिए। तो जो स्मॉल आर आर के सी के बराबर था, तो कैपिटल आर होगा सी क्यूब के बराबर। और एंगल जो था वो अल्फा था, तो जो फाइव होगा वो थ्री अल्फा के बराबर होगा। ये होगा। यहाँ पर एक सोर्स है एम स्टैंड का, और यहाँ पर एक सेंट है ओरिजिन पे, इस साइड, राइट साइड। आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी इमेज बनाएंगे तो कहाँ पर बनेगी आप लोग बता सकते हैं? जो इमेज ए टू होगी, ए वन, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा। दूरी तो आर क्यूब ही होगी ना, ऐसे दूरी तो वही रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये थ्री अल्फा था, तो ये नेगेटिव एट से थ्री अल्फा बना लेगा। तो फिर इसका वेक्टोरियल एंगल होगा पाई माइनस थ्री अल्फा, क्योंकि वेक्टोरियल एंगल आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं। तो यहां पर आपके पास एक सोर्स होगा और एट सेंट माइनस एम ओरिजिन की दूसरी साइड होगा वहीं पर, क्योंकि जो अब पॉइंट मिरर में ही होगा उसकी इमेज भी ठीक वहीं पर बन जाएगी ना। प्लेन मिरर में इमेज ज्यादा सोचना ही नहीं होता। तो आप लोग बताइए कि ये समझ पाए या नहीं समझ पाए आप लोग? यस सर। बस हो गया। डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखें फिर? वो सीधे लिख देते हैं, बताओ भाई। डब्ल्यू इक्वल सर टू सम माइनस m log लॉग ऑफ, जीटा माइनस
सी स्क्वायर स्क्वायर सी स्क्वायर था ना पॉइंट। सी क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हो। सॉरी सॉरी क्यूब था सर। सी क्यूब ई टू द पावर आई 3 अल्फा, ठीक है। यस सी सर। पिछले वाले में तो तब था जब थीटा 0 था ना बेटा। यस सर। अब इसकी इमेज -m log ऑफ प्लस थीटा माइनस सी क्यूब टू द पावर आई, आई के साथ पाई -3 अल्फा था शायद, पाई और माइनस। सर प्लस भी आएगा, जीटा प्लस। पोलर में ले रहे हो दूरी, दूरी तो पोलर में चल रही है। m log जीटा -0 प्लस दोबारा इसकी इमेज m log जीटा +0, सही है। आप जीटा इक्वल टू करोगे तो सीधे सी क्यूब 8 e⁻आई 3 अल्फा पे मिलेगा, आप बता पाओगे अच्छा यहाँ पर है। सी क्यूब तो दूरी है और एंगल 3 अल्फा है। दूसरे को जीरो करेंगे तो जीटा इक्वल टू सी क्यूब e⁻आई टाइम्स पाई -3 अल्फा है। क्या कंसेप्चुअली गलती लगती है? नहीं सर सही है। ये दूरी ना, इनको यस अंदर सर। जीरो करो, आपको एग्जैक्टली आप सही पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो जीटा की जो क्या रख देना हुआ बच्चों फिर अब? जेड क्यूब। बस लॉग ऑफ जेड क्यूब माइनस सी क्यूब e⁻आई 3 अल्फा माइनस m log, अच्छा जरा देखना यार मैं क्या लिख रहा हूँ, जेड क्यूब प्लस सी क्यूब e⁻आई 3 अल्फा +2m log ऑफ जेड क्यूब। e⁻आई पाई जो था ऊपर, उसको आप लिख सकते हैं क्रॉस पाई प्लस आई साइन पाई। तो बच्चों क्रॉस पाई होता है -1, साइन पाई होता है 0, तो -1 लिख सकते हैं e⁻आई पाई को, तो वो प्लस सी क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। ये समझ में आया? यस सर। हम्म। तो कैलकुलेशन -m log, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेहनत थोड़ी बचेगी मुझे लगता है। जेड क्यूब माइनस सी क्यूब e⁻आई 3 अल्फा इंटू जेड क्यूब प्लस सी क्यूब e⁻आई 3 अल्फा। कहीं तो कैंसिल होंगे कुछ, प्लस आप इसमें चाहें जो मर्जी करें, 3 को इधर ले आते हैं तो 6m log जेड आ जाएगा, ठीक है। तो यार अपॉन में कर लेते हैं इसको भी, तो z⁻6 कर लूँ मैं, m कॉमन लूंगा तो ऐसा लिख ही सकते हैं ना। यस सर। तो -m, ठीक है, मैं कॉमन ले लूँ तो नीचे आ जाएगा z⁻6। असली काम तो ऊपर करना है, मल्टीप्लाई करेंगे z⁻6 आएगा माइनस सी क्यूब e⁻आई 3 अल्फा इंटू z⁻3 प्लस सी क्यूब e⁻−आई 3 अल्फा z⁻3 और माइनस c⁻6 वन हो जाएगा अपॉन z⁻6, ये
ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो -m log ऑफ आप चाहें तो आप जेड की जो क्या रख दें, स्मॉल r e की पावर आई थीटा, और इसको सिंप्लीफाई कर लें। वही ठीक रहता है। लेट्स से तो r की पावर 6 e की पावर आई थीटा माइनस c क्यूब r क्यूब, से ई की पावर 6 आई थीटा। अरे सॉरी 6 आई थीटा, c क्यूब r क्यूब e की पावर आई 3 टाइम्स अल्फा प्लस थीटा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप खुद करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। r क्यूब e की पावर 3 थीटा माइनस अल्फा माइनस c की पावर 6 अपॉन r की पावर 6 e की पावर आई 6 थीटा माइनस m log ऑफ 1 माइनस c क्यूब अपॉन r क्यूब e की पावर में 3i अल्फा माइनस थीटा प्लस c क्यूब अपॉन r क्यूब e की पावर में -3i अल्फा प्लस थीटा माइनस c की पावर 6 अपॉन r की पावर 6 e की पावर माइनस आई 6 थीटा। तो ये 5 प्लस आई सही आ रहा है। रियल इमेजनरी बहुत ही कैलकुलेशन, -m log ऑफ 1 माइनस, से सीधे आप लॉग को ओपन करके ऐसे कर सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो जाएंगे। नहीं यार, मल्टीप्लाई में नहीं है ना, ये सब प्लस माइनस में है, तब नहीं कर सकते। सी क्यूब अपॉन आर क्यूब, मैं तो बचना चाह रहा था लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अल्फा माइनस थीटा प्लस आई साइन 3 टाइम्स अल्फा माइनस थीटा, ऐसे ही बोरिंग ड्राम करते रहने हैं हम। ऐसे ही दूसरे में सी क्यूब अपॉन आर क्यूब cos 3 टाइम्स अल्फा प्लस थीटा माइनस हो गया आई साइन ऑफ 3 टाइम्स अल्फा माइनस थीटा माइनस सी की पावर 6 अपॉन आर की पावर 6 cos 6 थीटा माइनस आई साइन 6 थीटा। तो इसको रियल इमेजनरी सेपरेट, रियल एक साथ, इमेजनरी एक साथ, और लॉग एट्स प्लस आई बाई लगा लें। हाफ लॉग वाली टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल साई वाली टर्म लिखिए। तो उसमें कुछ नहीं होता, टेन इनवर्स वाई अपॉन एट्स ही तो होता है इमेजनरी पार्ट, जितना भी आएगा इसका अपॉन रियल पार्ट, मैं सीधे वही लिख रहा हूँ। तो बेटा कुछ नहीं करना, टेन इनवर्स लिख के जितना जितने में आई आ रहा है जिस जिसमें, वो अपॉन रियल पार्ट। तो मैं नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट किताब से वो लिख देता हूँ पहले।
तो कोई ऐसा सिखाने जैसा कुछ है नहीं उसमें। तो साई इक्वल टू आ जाएगा -m टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट जो ऊपर आना चाहिए C6 r⁻⁻6 और थीटा कैलकुलेशन हो जाएगी sin6 थीटा -2c³ r⁻⁻3। प्लीज ऐसा मत सोचिए कि यही लाना है इतना ही तभी कुछ नंबर मिलेंगे। आप प्रोसीजर में जा रहे हैं तो नंबर पूरे मिलेंगे। cos3 थीटा कोई दिक्कत नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है इनमें। 1 - r⁻⁶ r⁻⁻6 है। अच्छा, और c⁻⁶ cos6 थीटा -2c³ r⁻⁻3 sin3 अल्फा sin3 थीटा sin3 अल्फा sin3 थीटा। ऐसा कुछ आ जाएगा, जो भी आएगा वो मतलब ठीक है, उसमें टीचर ने नंबर देना ही देना है। आप पूरा चेक करने की फुर्सत किसी को नहीं है। दिस इज द स्ट्रीम फंक्शन। अब बेटा स्ट्रीम लाइन में से एक लाइन बतानी है कह रहे हैं वो। फॉर स्ट्रीम लाइंस क्या होता था कुछ याद है? साई कांस्टेंट होता था। यस सर। यस सर। तो ये जो अंदर का इतना बड़ा मटेरियल है ये कांस्टेंट होगा। अब उसमें भी हम कौन सा वाला करें कि जो जैसा चाहिए उन्हें। आप गौर करिए क्या चाहिए। c³ के साथ sin3 थीटा था और sin3 अल्फा sin3 थीटा sin3 अल्फा। नीचे वाला करेंगे तो 1 आ जाएगा और उन्हें चाहिए नहीं। तो कांस्टेंट तो 0 भी हो सकता है ना, एक पर्टिकुलर केस में कह रहे हो। आपके आंसर में लिखा वन ऑफ द स्ट्रीम लाइंस, तो फिर इसका मतलब आप न्यूमरेटर को 0 कर लीजिए। साई 0 तो होगा, टेन इनवर्स 0 0 होता है। तो C6 r⁻⁻6 sin6 थीटा को लिखेंगे 2 sin3 थीटा cos3 थीटा -2c³ r⁻⁻3 sin3 अल्फा cos3 थीटा इक्वल टू 0। बच्चों बताओ क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है सर c³ cos 2 थीटा और 2 r⁻⁻6 cos3 थीटा, इतना कॉमन आएगा। तो ये आ जाएगा 2c³ r⁻⁻c³ है तो c³ बचा और sin3 थीटा सर r माइनस की पावर -3 कॉमन आ रहा है। r⁻⁻6 तो यहाँ +3 आएगी साइन। यस सर। बस हो गया यार, क्योंकि ये वाला कोई 0 हो ही नहीं सकता, तो फिर यही 0 होगा। तो c³ sin3 थीटा इक्वल टू r³ sin3 अल्फा। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रीम लाइंस। जिस समय c 0 लिया उन्होंने पूछा तो हमने बता दिया। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। c∞ को ले जाओगे तो डिनोमिनेटर 0 करेंगे बस। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं यार, कुछ नहीं है इनमें। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को ये सारी चीज? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। यस सर। अब मैं थोड़ा सा आपको इनवर्स पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ कि इनवर्स पॉइंट होते क्या हैं और उनका मतलब क्या। एप्लीकेशन तो उनका नेक्स्ट क्लास में होगा कल। तो इनवर्स पॉइंट्स, तो बेटा प्लेन मिरर अगर है तो इनवर्स पॉइंट का मतलब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है उसमें। प्लेन में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ पर एक पॉइंट ए है तो उतने ही पीछे उसकी इमेज A' बनेगी, वो ए का इनवर्स पॉइंट हो। प्लेन मिरर मतलब वाई को प्लेन माना गया है।
यहाँ पर अगर वाई एक्सिस, ये बहुत बेसिक नॉलेज है, वाई एक्सिस एज प्लेन मिरर है, तो फिर ए एंड ए डैश आर इनवर्स पॉइंट्स जब दोनों बराबर दूरी पर मिरर से, मतलब एक दूसरे की इमेज, इमेज शब्द ऑप्टिकल हुआ, फिजिक्स का सेंस हुआ, और यहाँ पर डिस्टेंस से कह सकते हो, मैथमेटिक्स में डिस्टेंस वाला मामला है कि जितनी दूरी पर ए है उतनी दूरी पर ए डैश है, तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स पॉइंट्स हैं। उम्मीद है इसमें कुछ भी नया सिखाने जैसा नहीं था। तो मैं इनवर्स पॉइंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर बात करता हूँ, सर्कल पे। सपोज ये सेंटर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसका जो रेडियस है सर्कल का मान लेते हैं आर। तो ए और बी इनवर्स पॉइंट माने जाएंगे, ए एंड बी। देखिए दोनों एक ही डायमीटर पे होने चाहिए, पहली बात तो एक ही डायमीटर पर इनवर्स पॉइंट्स। एक सेंटर से दूरी ए टी सी ए और सेंटर से दूरी सी बी इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर दो पॉइंट हैं उनके सेंटर से दूरी का प्रोडक्ट आर स्क्वायर के बराबर हो तो वो एक दूसरे के इनवर्स पॉइंट है, और ए और बी एक ही डायमीटर पर होने चाहिए, डायमीटर अलग अलग ना लें, ए इधर ले लिया बी उधर ले लिया। अब आप कहेंगे सर आपने इनवर्स पॉइंट जो बनाए, एक अंदर बना लिया एक बाहर बना लिया, क्या पता दोनों इनवर्स पॉइंट अंदर ही हों। तो देखो बच्चों, अगर सी ए और बी दोनों अंदर होंगे तो सी ए भी आर से कम होगा और सी बी भी आर से कम होगा ना। यस सर। तो फिर सी ए इंटू सी बी जो होगा वो भी आर स्क्वायर से कम हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। यस सर। तो दोनों पॉइंट अंदर होके एक दूसरे के इनवर्स नहीं हो सकते कभी भी। अब दूसरा, अगर दोनों पॉइंट बाहर ले लें आप, तो सी ए इंटू सी बी आर स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा, ये वाला मामला भी नहीं हो पाएगा। एक केस हो सकता है कि दोनों बाउंड्री पर हो अपोजिट एंड पे, हाँ वो एक ट्रिवियल केस हुआ कि सी ए और सी बी दोनों आर हो जाए तो प्रोडक्ट आर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल मैं मानता हूं ऐसा भी होगा, लेकिन वो एक ट्रिवियल केस होगा, हम उसमें इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है उसकी। तो एक्चुअल में एक अंदर और एक बाहर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, एक पॉइंट अंदर होगा तो दूसरा बाहर होगा। और इसमें एक चीज और, आप एक बात देखिए, अगर सी ए टेंड्स टू जीरो होगा तो सी बी टेंड्स टू क्या होगा, आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। मतलब सी बी हो गया आर स्क्वायर अपॉन सी ए। अब सी ए टेंड्स टू जीरो हो रहा है तो इन्फिनिटी। infinity. बिल्कुल, इसका मीनिंग समझना बच्चों, या उल्टा भी कह सकते हैं ए और बी में से किसी को भी। जैसे ये सेंटर है, अगर आप ए को अंदर को लाते गए अंदर की तरफ, तो जो बी होगा ना बेटा वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। आप मीनिंग समझो, आप एक इनिशियल पोजीशन सोच सकते हो कि ए और बी कॉन्साइड कर रहे थे, ठीक हो गया, तो सी मतलब जितना एक ही दूरी है सेंटर से उतनी ही दूरी बी की भी हो गई। ठीक हो गया, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद ए को अगर मैं अंदर को सेंटर की ओर मूव कराऊंगा तो बी बाहर को होता दूर चले जाएगा, तो सेंटर के जितना नजदीक पहुंचेंगे बी उतना ही बाहर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। या बी को अगर सर्कल की तरफ बाउंड्री की तरफ लाऊं तो ए भी बाउंड्री की तरफ जाएगा, या तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे दोनों रिपेल, जैसा कुछ समझो तो।
यस सर। इनवर्स पॉइंट्स में इनका जो एप्लीकेशंस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई कराऊंगा, और एप्लीकेशन बहुत शानदार है। आप देखेंगे कि अगर मेरे पास बाहर बी पॉइंट पर अगर मैंने सोर्स रखा तो उसकी इमेज कहाँ पर बनती है, मैं ये देखेंगे। तो इमेज बच्चों इनवर्स से है तो ऑब्वियस है, समझ में आ रहा होगा। ये स्फेरिकल अगर मिरर होगा तब वाला मामला है। जो नेक्स्ट क्लास में हमें बताना है कि अगर मिरर प्लेन मिरर ना हो, प्लेन में तो कुछ करने के लिए ज्यादा है ही नहीं, अगर स्फेरिकल मिरर हो तो अगर बी पर कोई सोर्स है तो उसकी इमेज ए पर बनेगी। और भी कुछ है उसमें, उसके अलावा भी, वो तो थ्योरम होगी। ऑप्टिक्स के हिसाब से इतना ही होगा। तो इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं, और अगर कोई इनवर्स पॉइंट बाउंड्री से सेंटर की ओर आएगा कोई पॉइंट, तो उसका जो इनवर्स पॉइंट होगा वो बाउंड्री से इंफिनिटी की तरफ मूव करेगा। काउंटेबिलिटी आपको पढ़ाती है कि नंबर ऑफ पॉइंट बराबर ही होने हैं रियल लाइन में, कहीं भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बी को बाउंड्री की तरफ लाओगे तो ए भी बाउंड्री की तरफ ही जाएगा फिर धीरे धीरे। तो ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है सर्कल की, सर्कल में भी और 3D में स्फीयर में भी। तो मेरे ख्याल से इनवर्स पॉइंट के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा कि इनवर्स यस पॉइंट सर। क्या होते हैं। इनवर्स पॉइंट का मतलब इमेज है, सिंपल फिजिक्स में। किसी ने पूछा कि इनका नाम इनवर्स पॉइंट क्यों है, तो आप पहले प्लेन में समझाओ। इनवर्स पॉइंट प्लेन मिरर में, और जैसे यहाँ इमेज बनती है वैसे वहां भी इमेज बनती है। तो वहां इमेज बिल्कुल स्फेरिकल मिरर में इतना ही पीछे नहीं बनती, बल्कि इस तरह से बनती। ठीक। अच्छा बच्चों, अगर एक पॉइंट सेंटर के साथ कॉन्साइड कर जाए तो दूसरा इंफिनिटी पे, तो ट्रांसफॉर्मल मैपिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां ऐसा देखा होगा ट्रांसफॉर्मल में कि जेड अगर ओरिजिन पर है तो उसका इमेज जो जा रही होगी वो सर्कल के सेंस में इंफिनिटी पे जा रही होगी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आपने देखा पढ़ा होगा तो वहां होगा ये। तो यस। हम्म, चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं फिर। कल इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कुछ चीजें इस पे हम एक थ्योरम करेंगे कि अगर सोर्स बाहर बी पे रखा है तो फिर अंदर कैसे, कहाँ पर सोर्स और सिंक तामझाम कैसे व्यवस्थित करना है। तो ये वाला काम करना है। चलिए ठीक।